स्टूडेंट देखो, हम शुरू कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में बहुत सारा मेथड है। तो जो मेन मेथड जो है, मैक्सिमम जो आता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग को मेन जो फंक्शन जो होता है, कोई कोई सम में डायरेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड दे देता है, लेकिन कभी कभी कैपिटल एम्प्लॉयड मिसिंग होता है, तो हम लोग को ज्यादा दिक्कत होता है टू फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड। इसलिए हमने एक फॉर्मेट बनाया। तो इसमें डिस्प्ले में देखो कि ये फॉर्मेट में है। तो ये फॉर्मेट देखो, तो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका भी दो मेथड है। ऑन द बेसिस ऑफ एसेट अप्रोच, ऑन द बेसिस ऑफ एसेट अप्रोच में देखो क्या है ना, टोटल सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स विथ रिवैल्यूड फिगर, मतलब कोई एसेट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा तो रिवैल्यूड फिगर हम लोग लिखेंगे। और ये एसेट में ये सारा चीज एक्सक्लूड रहेगा। ठीक है, ये सारा चीज एक्सक्लूड रहेगा। क्या क्या एक्सक्लूड रहेगा ना, गुडविल, नॉन ट्रेडिंग एसेट्स, नॉन ट्रेडिंग एसेट्स में क्या, इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स, और करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, और कंटिजेंट लायबिलिटी जो आएगा वही है मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो टोटल एसेट से ये सारा चीज एक्सक्लूड करने से मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। और एक मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी अप्रोच। तो ये लायबिलिटी अप्रोच हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। लायबिलिटी अप्रोच हम ज्यादा, अगर मान लो कि तुमको बैलेंस शीट दे दिया, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड भी होता है, लायबिलिटी साइड होता है, तो बेटर है कि हम लोग इसको लायबिलिटी साइड को अप्रोच को पकड़ के we have to find out also the average capital employed. Okay, so on the basis of liability approach, देखो यहाँ लिखा हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ऑफकोर्स इट इज अ क्रेडिट बैलेंस, प्लस होना चाहिए, डिवेंचर इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म लोन, ये सारा चीज हम लोग को ऐड होगा। कोई भी एसेट रिवैल्यूड होगा तो प्रॉफिट होगा तो ऐड होता है। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इट विल बी लेस। गुडविल अगर बैलेंस शीट में ऑलरेडी दिया रहेगा तो लेस होगा। इन्वेस्टमेंट अगर ऑलरेडी बैलेंस शीट में है सो इट इज अ नॉन ट्रेडिंग एसेट्स, सो इसके लिए ये भी लेस हो जाएगा। और फिक्टिशियस एसेट्स लेस हो जाने के बाद जो आएगा यही मेरा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो स्टूडेंट इसको अच्छे से देखो, ये पार्टी हमको ज्यादा से ज्यादा हम लोग इसी में ही हम लोग को प्रैक्टिकल सम करना है। एसेट अप्रोच भी कर सकते हो, लेकिन हम प्रेफर करेंगे कि यू शुड फॉलो द लायबिलिटी अप्रोच। तो लायबिलिटी अप्रोच में ये सारा चीज ऐड होता है, क्या लेस होता है, ऑलमोस्ट हम दे दिया। ठीक है, अब जब सम करेंगे तब तुम लोग को पता लगेगा क्या इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। तो लायबिलिटी अप्रोच में मेरा क्या आ गया, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लाने से भी नहीं होगा, क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट द गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए पहले हम लोग को एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। देखो एवरेज प्रॉफिट के भी हम लोग फॉर्मेट यहाँ पर दे चुके हैं, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए और एवरेज मेंटेनेबल जो भी बोलो। इसमें देखो एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको बिफोर टैक्स हमको कन्वर्ट कर लेना है। कभी कभी आफ्टर टैक्स दिया रहता है तो हम लोग टैक्स को एड बैक करके यहाँ पर बिफोर टैक्स करेंगे। इसके बाद देखो कोई एक्सेप्शनल आइटम, कैजुअल इनकम, नॉन ट्रेडिंग इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये वगैरह लेस होगा। एबनॉर्मल लॉस, नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये भी ऐड होगा क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर रॉन्गली चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐड हो जाएगा। लास्ट में जाके टैक्स पेड होगा। टैक्स पेड हो जाने से हम लोग को जो एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो आ जाएगा। ठीक है, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट हम लोग इसको लिख सकते हैं आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स। अच्छा, और एक चीज है यहां पर एक हम इंसर्ट कर देते हैं, कभी कभी फेयर रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर, रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर। ये भी हम लोग को एक्सक्लूड करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा चीज माइनस होगा। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, फेयर रेम्यूनरेशन भी बोल सकते हैं, ये सारा चीज हम लोग माइनस करेंगे और ऐड जो है करके हम लोग को जो प्रॉफिट आएगा, ये जो आंसर आएगा, एक्चुअली ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। और भी एक चीज कर देते, ये जो मेरा आंसर आया इसको हम लोग बोल सकते एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स, टैक्स लेस करने से एज्यूम 50% के टैक्स रेट दे देगा तो अच्छा है, अगर नहीं देगा तो 50% करके हम लोग को एवरेज मेंटेनेबल आएगा। अब देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो परसेंटेज बुक में दिया रहेगा, प्रॉब्लम में जरूर इस गिवन है कि जो भी 10% और 10% ऑन द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड देखो हम लोग यहां से निकलते हैं
तो इसका मान लो कि ये 5 लाख आया, इसका 10% 20% जो भी है रेट ऑफ रिटर्न माइनस करने के बाद हम लोग का आ जाता है सुपर प्रॉफिट। बस यही हम लोग का कैलकुलेशन है। तो स्टूडेंट ये अच्छे से इसका फॉर्मेट अच्छे से देखो कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, इसका पीडीएफ भी हम भेज दे रहे हैं कि अच्छे से तुम लोग इसको देख पाओ और कोई भी सम तुम लोग कर सकते हो। अब सुपर प्रॉफिट मेरा आ गया। देखो सुपर प्रॉफिट के बाद एक्चुअली वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का ये 4 मेथड है, कुछ भी आ सकता है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड, अंडर एन्युटी मेथड, अंडर गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो सारा फॉर्मूला हम यहां पर लिख दिए कि अगर सुपर प्रॉफिट नॉर्मली आ जाता है तो एग्रीड नंबर ऑफ ईयर परचेस इनटू सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि 4 साल 5 साल जो भी हो आज सुपर प्रॉफिट मेरा आ ही जाएगा, इनटू करेंगे। एन्युटी वैल्यू भी दे देता है तो एन्युटी वैल्यू से सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई करने से मेरा वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में क्या, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड करने से ही मेरा आंसर आ जाएगा। और वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड में एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट एसेट। नेट एसेट मतलब होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। ये भी क्वेश्चन में गिवन रहता है। तो नॉर्मली हम लोग इस तरीके से हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर सकते हैं। अब आते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। शेयर्स में भी बहुत सेम ही है। तो शेयर्स में भी हम लोग को इक्विटी शेयर ये हम लोग को निकालना पड़ता है। कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। एक चीज हम लोग को बता दे रहे, तुम लोग को बता दे रहे कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स भी 2 तरह का होता है। एक होता है इंट्रिंसिक मेथड और एसेट मेथड, नेट एसेट मेथड, और एक होता है यील्ड मेथड। ठीक है, तो नेट एसेट मेथड के लिए हम लोग को वही सेम नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकालना पड़ता है। ये भी 2 तरीका है, एसेट अप्रोच भी है, लाइबिलिटी अप्रोच है। फिर भी हम बोल रहे हैं कि ये एसेट अप्रोच को तुम देखो, लेकिन हम लोग ज्यादा से ज्यादा लाइबिलिटी अप्रोच में करेंगे। लाइबिलिटी अप्रोच में क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखो कि जब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर रहे थे तो कैपिटल एम्प्लॉयड में प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर ले रहे थे, यहां पर हम लोग नहीं लेंगे, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। तो देखो यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस ऐड होगा। अगर कोई अनकॉल्ड रहेगा, मेरा मान लो कि मेरा 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपया तक 6 रुपया तक कॉल्ड है, तो बाकी अनकॉल्ड भी हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। फिक्टिटियस एसेट्स लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर, दिस आर द नोन एज फिक्टिटियस एसेट्स। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग को लेस करना पड़ेगा। और अगर मेरा रिवैल्यूएशन कुछ प्रॉफिट आए तो ऐड होगा, लॉस होगा तो लेस होगा। इससे करके हम लोग को आना चाहिए नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। नॉर्मली गुडविल से हम लोग का वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स थोड़ा इजी है। ठीक है, तो नेट एसेट का 2 तरीका है, फिर से बता रहा है। एसेट अप्रोच, एसेट अप्रोच में भी देखो टोटल डिवैल्यूड अमाउंट, उसमें से ये सारा चीज एक्सक्लूडिंग होगा और ये सारा चीज लेस होगा। लेस करके मेरा ये जो है नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ सकता है। नेट एसेट्स आ सकता है, इससे भी हम लोग को आ सकता है। और स्टूडेंट और हम लोग का लाइबिलिटी अप्रोच से भी नेट एसेट्स आ सकता है। इसके बाद देखो जस्ट कुछ फॉर्मूला है नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर में। हम लोग का फॉर्मूला क्या है, वेरी सिंपल, वैल्यूएशन अंडर द एसेट बेकिंग मेथड। और देखो इंट्रिंसिक मेथड का फॉर्मूला है नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब ये जो आंसर आया ये हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, इसका आंसर यहाँ पुट करेंगे। और क्या है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो मेरा पास जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर उसको डिवाइड करने से मेरा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये गया मेरा इंट्रिंसिक मेथड। और एक होता है यील्ड मेथड। तो यील्ड मेथड में हम लोग को एवरेज निकलना पड़ता है। नॉर्मली एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया रहेगा। एक्सेप्शनल कैजुअल इनकम जो नॉन ट्रेडिंग इनकम है लेस होता है, टैक्स पेड लेस हो जाएगा, ट्रांसफर टू जनरल सब लेस हो जाएगा। उसके बाद ही आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और अगर मेरा एरियर प्रेफरेंस डिविडेंड होगा तो वो भी हम लोग का लेस होगा। लेस करने के बाद जो आंसर आएगा वो है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, तो प्रॉफिट अवेलेबल शेयर होल्डर के लिए कैसे निकलते हैं ये हमने फॉर्मेट दे दिया, अच्छे से इसको देखो। अब वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स अंडर यील्ड मेथड में क्या होता है, पहले हम लोग को रेट ऑफ डिविडेंड निकालना पड़ता है। तो रेट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। जो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर वो तो हम लोग निकाल ही लिए है, बिना निकाल के ये नहीं होगा। तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हम लोग यहां पर डाल देंगे। और इक्विटी शेयर कैपिटल जो वैल्यू है, यहां पर देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नहीं दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, तो इसको डिवाइड करने से ये आ जाएगा। और देखो रेट ऑफ डिविडेंड, तो ये मेरा जो आंसर है वो ये नीचे आएगा, रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय एनआरआर, तो मेरा आंसर आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो यहां पर लिखना रेट ऑफ डिविडेंड, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये रेट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला है। ये जो है ये रेट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला है, वो यहां पर बैठा के एनआरआर से डिवाइड करने से हम लोग